हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलर मूवमेंट से हमें लेसन क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के जो मूवमेंट होने हैं वो सही है। मतलब जहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों ने उन्हें डिसीज़न लेने की पावर दी है कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीज़न लीजिए। क्या उनके डिसीज़न को इस तरह से मूवमेंट करके मोड़ देना सही होगा? मतलब आपकी चुनी हुई गवर्नमेंट एक डिसीज़न लेती है, लेकिन उस डिसीज़न को कुछ लोग ये कह के स्वीकार कर देते हैं कि नहीं, ये हमारे हितों के विरुद्ध है। तो क्या ऐसी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए सही काम कर पाएगी? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सही है कि डेमोक्रेसी में आप लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर इस तरह से प्रेशर डालो कि उन्हें अपने फैसले लेने से रोका जाए? या दूसरी बात एक और है डेवलपमेंट की। अब देश की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और इसके लिए गवर्नमेंट को खुले रूप से डिसीजन लेना होता है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट पे हम लोगों के विचार लेना शुरू कर दिए तो भारत की एक हज पॉपुलेशन है और इतना बड़ा क्षेत्र है, तो क्या इस तरह संभव है कि हर पॉपुलर ग्रुप से हर उससे डिसीजन में निर्णय लिया जा सके या डिसीजन में उनका पार्टिसिपेशन किया जा सके? मान लो एक रेलवे लाइन है, वो निकल रही है आपके 10 स्टेट में से। अब 10 स्टेट में से संभव है कोई ना कोई, ठीक है, किसी न किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है, किसी न किसी ग्रुप को नुकसान हो रहा है। नुकसान इन द सेंस कि उनके हित जो है उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ सही नहीं बैठ रहे। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करे? हितों को देखें या डेवलपमेंट को देखें? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन सबसे क्लियर बात यह है कि इस तरह के मूवमेंट डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक नहीं। ये डेमोक्रेसी को एक फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी देते हैं और ऐसा काम करने से रोकते हैं जो आपके डिसीजन मेकर हैं, चुनी हुई गवर्नमेंट है, कि उन्हें एक बार चुनने के बाद ये नहीं कि सारा हक सारा अधिकार उन्हें मिल गया जिस तरह से वो चाहे वैसे। उन्हें जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। विशेष ग्रुप जो उससे इफेक्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखकर डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि उनके डिसीजन निरंकुश हो जाए। मतलब आप इसको डेमोक्रेसी में बुरा नहीं मान सकते। कई बार देखो हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, वायलेशन होती है, जैसे पीछे हरियाणा में हुआ। लेकिन हमारे देश में जैसे एक रेफरेंडम जैसी प्रक्रिया नहीं है। रेफरेंडम का मतलब होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है अगर सही काम नहीं कर रही तो आप जो प्रतिनिधि हैं उसको वापस बुला सकते हैं। बट इस तरह की चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं है। रिकॉल सिस्टम नहीं है। रिकॉल का मतलब वापस बुलाने ला जो डिसीजन मेकर है उनको। ऐसे में जो पब्लिक है वो किस तरह से अपना विरोध प्रकट करे? उनको विरोध प्रकट करने का फिर यही तरीका है कि वो पॉपुलर मूवमेंट के द्वारा लोगों का संघर्ष करके अपने हितों को प्राप्त करे या लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, ताकि जो सरकार भी है वो भी डिसीजन जो है आर्बिट्रेरी ना ले, निरंकुश ना ले, वो भी अपने डिसीजन पर पुनर्विचार कर सके। कई बार हाँ, ये डेवलपमेंट की गति रोकने का काम करते हैं, ऐसा होता है। बट डेवलपमेंट से ज़्यादा भी कुछ चीज़ें होती है। ये नहीं कि डेवलपमेंट ही सब कुछ है। अगर डेवलपमेंट की वजह से आपकी कल्चरल सिस्टम टूट रहे हैं, अगर आपका पर्यावरण का विनाश हो रहा है, अगर आपकी सोयल खराब हो रही है, इकोसिस्टम टूट रहा है, तो इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर हमें दोबारा सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हम कि इससे हमें क्या लेसन मिलता है।
पॉपुलर मूवमेंट, द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर मूवमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये हमें सहायता करता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को की नेचर समझने में। दीज नॉन पार्टी मूवमेंट आर नाइदर स्पोरेडिक नोर ए प्रॉब्लम। इस तरह के जो पॉपुलर मूवमेंट होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका होना डेमोक्रेसी के लिए एक एनर्जी प्रदान करता है। They have emerged to ratify some problem in the tendering of the political party system। और ये political party system को ठीक करने के लिए ही पैदा होते हैं। जैसे in the pre-independence age there are movement, freedom movement in India। The need of movement was in those days and in the present day। उस टाइम हमारी नीड थी ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है या ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उनको अमेंड करना है और उनको जनता फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली बनाना था। और आज भी इन पॉपुलर मूवमेंट का, क्योंकि लोग इतने भी पागल नहीं होते कि वो किसी गलत चीज के लिए लड़े। जब जनता संगठित होती है वो समाज के हित में होती है। दे हैव एम्ब्रेस्ड टू रेटिफाई सम प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ political party system। They are representative of social group when economic and social grievance has remained unheard in the realm of electoral politics। ये सोशल ग्रुप जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम है लोगों के सामने, ग्रीवियंस है, दुख है, उनको दूर करने के लिए है। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में होती हैं वो लोगों के जो दुख हैं उनके प्रति अवेयर नहीं होती कई बार, और जनता को सुनाने के लिए सरकार को सुनाने के लिए, अपनी स्थितियों को बदलने के लिए इस तरह की जो है मूवमेंट करने जरूरी होते हैं कई बार। पॉपुलर मूवमेंट अंसर्ड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप एंड देयर डिमांड्स। पॉपुलर मूवमेंट जो है वो जो भिन्न भिन्न ग्रुप हैं जिन्हें आप हाशिए पर समझते हो, जिनकी आवाज नहीं सुनती सरकार कई बार, या समाज में उनका ज्यादा रोल नहीं होता, वो भी एक मूवमेंट के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार के सामने अपनी सुनवाई करवा सकती हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवा सकती हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट बना जो आसपास के कबीले हैं जिनके बारे में सोचा नहीं होगा सरकार ने कि ये लोग जिनको पता ही नहीं है सरकारी दफ्तर कहाँ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो हमारा विरोध करेंगे? लेकिन जब उनके हितों पर बात आती है तो वो भी गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये लोग ये चेतावनी देते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि आप इस तरह से मनचाहे डिसीजन नहीं ले सकते। It has reduced the possibility of deep social conflict and dissatisfaction of such a group with democracy। यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, उससे समझ जाना आप कि ये लाइन क्या कहती है, बड़ा मीनिंग है इसका। जैसे पहले फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में कुछ जंगली जातियां रहती थी, ओके। इन जंगली जातियों को क्या करना होता था, अपनी थोड़ी सी भूमि साफ करके इन पेड़ों को काट के वो खेती उगानी होती थी। या 10th में पढ़ा होगा आपने, इसे जूम खेती कहते। ये आदिवासी लोग जैसे ही वन में थोड़े से पत्ते होते, जमीन को साफ करने के लिए इन पत्तों में आग लगा देते। अग्नि थोड़ी होती, दावानल का रूप धारण नहीं करती। सरकार ने बैन कर दिया, अब पत्ते जलाए ही नहीं जाते। आपने पीछे ऑस्ट्रेलिया का मैं सुनी है, 6-7 महीने पहले कितने जीव जंतु मारे गए थे और आग नहीं बुझी 1-1.5 महीने वहां। क्या हुआ, वो पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और दावानल का रूप धारण कर लेती है, फिर वो अग्नि बुझती नहीं और सारे जंगल को खाक बना देती है। मैं कुछ समझ में आया आपको कुछ कहने? अगर आपके मूवमेंट नहीं होंगे छोटे छोटे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, मिजरीज बढ़ती जाएंगी, दुख बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से ऐसे ब्लास्ट होगा जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। कत्ले आम होंगे, खून बहाए जाएंगे, जो भी शासक है उनको पकड़ कर मार दिया जाएगा। ये मोमेंट क्या करते हैं कि कुछ हुआ आपके साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ या कुछ किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कुछ हुआ,
उन्होंने मूवमेंट कर दिया, सरकार ने उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, दैट एंड्स ऑफ द प्रॉब्लम. One problem related to another, many other problems, but if we reduce one problem then you solve all these problems. तो इस तरह से डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि एक मूवमेंट हुई, उससे कुछ प्रॉब्लम थी, सरकार ने देखा कि आप ठीक नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दूसरी उनको समस्या का समाधान किया और आग जो है वो दावानल नहीं हुई. वन की आग को दावानल बोलते हैं. ठीक है. और सबसे बड़ी बात ये लोगों को पार्टिसिपेट करती है. डेमोक्रेसी को ट्रू तभी माना जाता है ना जब उसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो. उसके बाद है क्रिटिक्स ऑफ दिस मूवमेंट. और इस मूवमेंट, अब इन आंदोलनों के आलोचक भी बहुत है, और खासकर वो आलोचक हैं, भारत में इतने आलोचक नहीं हैं क्योंकि भारत में अमीरी गरीबी का भेदभाव इतना नहीं है जितना यूरोपियन कंट्री में. यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है इनका. देखो, इनका सपोर्ट भी होता है, बट जो बड़ा तबका है जिन्हें लगता है ये छोटे लोग जो हैं, गरीब लोग, हमारे कंपनीज प्रोजेक्ट में ये बाधा डाल रहे हैं और इनको क्या पता है, और सरकार को इस तरह से दबाव में नहीं आना चाहिए, खुल के काम नहीं कर सकती सरकार. तो इस तरह उनका क्रिटिसिज्म भी होता है. क्रिटिक्स ऑफ दोज मोमेंट हाउएवर से दैट कलेक्टिव एक्शन लाइक स्ट्राइक्स, सिट-इन्स एंड रैलीज डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ये बात सही है कि कुछ हद तक, जैसे हरियाणा आरक्षण की में जाट आरक्षण जब चला तो काफी टेंशन रही, लोग भी मारे गए, सरकारी मशीनरी का भी बहुत डैमेज हुआ. तो बहुत सारे इसके आलोचक भी हैं कि आप स्ट्राइक होती है, सिट इन होती है, मतलब जेल भरो जैसी प्रोग्राम चलते हैं, इससे डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो काम नहीं कर पाती. इट डिसेबल द सरकार एंड डिस्टर्ब डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू डिले. वो मैंने शुरू में बात कही थी ना कि एक चुनी हुई गवर्नमेंट है और इस तरह से आप उसको फैसले लेने नहीं देते, तो ये क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सही होगा. बट द क्वेश्चन इज एज द वाई डू दिस ग्रुप रिपोर्ट टू सच एजिटेटिव असर्टन. लेकिन बात ये उठती है, बात ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट मशीनरी के अगेंस्ट जाते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं. बात ये है कि उनको ऐसी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी. अगर आपकी गवर्नमेंट है, अगर आपकी डेमोक्रेटिक मशीनरी है और वो लोगों के हितों को सही साधने में असफल है, तो उस डेमोक्रेसी का भी क्या फायदा है. ठीक है. तो इस तरह से चीजों को सही करने के लिए इस तरह के मूवमेंट सही होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज मूवमेंट हैव रेज्ड लेजिटिमेट डिमांड ऑफ सिटीजन. बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं वो जो सही मांग होती है लोगों की वो उठाई जाती है. जैसे आप 11वीं में पढ़ते हो ना, क्लेम और राइट्स, तो इस तरह के क्लेम जो हैं वो इन्हीं तरह के मूवमेंट में उठाए जाते हैं. एंड इट वो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, और सिटीजन उसके बाद लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन करते हैं. जैसे हमारे देश में लोगों को में एक बार जो है 2013 में अन्ना हजारे आंदोलन चला था, मैंने इसका जिक्र भी किया है. करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था. तो भारत का एक नागरिक जो है वो टैक्स पे करता है. अब तो जीएसटी लग गया तो हर आदमी टैक्स पे करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सभी. माचिस खरीदोगे उस पर भी टैक्स है. क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो करप्शन को रोके और उसका जो पैसा है जिसे वो गवर्नमेंट को देता है देश के हित के लिए, और वो किसी नेता की जेब में चला जाए, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके. बिल्कुल अधिकार होना चाहिए और करना भी चाहिए वे विरोध. तो 2013 में जो मूवमेंट चला, एंटी करप्शन मूवमेंट, वो बिल्कुल सही था. इस तरह के आंदोलन क्यों रोके जाने चाहिए. मान लो एक मजदूर है, उनको बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, उनकी हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी दे नहीं रही कंपनी, तो वो क्यों ना करेगा अधिकार. वो करेगा, उसका अधिकार है, ये मूवमेंट करने का अधिकार है, वो करेगा मूवमेंट. किसान है, साल भर में वो फसल लेता है, लेकिन जब उसको फायदा की बात आती है तो सरकार के जो अचानक है वो रेट कम हो जाते हैं, क्यों ना करे वो मूवमेंट, करे वो मूवमेंट. तो अगर समस्याएं किसी तरह से मूवमेंट से समाधान होती है. देखो, सारी चीजें ये भी नहीं है कि आप थोड़ी सी बात पे झंडा उठा के खड़ा हो जाओ विद्रोह का.
ठीक है, ये तो सही नहीं होता, लेकिन जहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जहां सारे तरीके विफल हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। मोस्ट ऑफ द ग्रुप mobilized by their movement are poor economically and society backward section of the society। देखो, मुझे नहीं लगता कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में लोग जो शामिल हुए या चिपको आंदोलन में जो लोग शामिल हुए उन्हें कभी अपने अधिकारों और अपनी पावर का भी ज्ञान होगा। बट एक बार जब ये मोबिलाइज हो जाते हैं, एक बार जब उनके दिमाग में चली जाती है कि इस तरह से हम सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है इस सोसाइटी में और किस तरह से सरकार गलत फैसले ले रही है, आने वाले समय में वो बड़ा जागरूक हो जाते हैं, मास मोबिलाइज हो जाते हैं। उन्हें अपनी वोट के अधिकार की वैल्यू का पता होता है, उन्हें अपनी शिक्षा का पता होता है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृति आती है, उन्हें अपनी प्रेजेंस का, जो पार्टिसिपेशन का, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन का एहसास होता है कि हम भी हैं और हमारी भी सुनवाई हो सकती है। द फ्रीक्वेंसी एंड मेथड यूज्ड बाय दीज ग्रुप्स clearly highlight the fact that our democratic method does not have enough space for voice of these social groups। क्योंकि frequency and method used by the group clearly highlight the fact of our democratic method does not have enough space for voice of this special group। It is because of marginalization and these group have resorted to war action and mobilization outside the इलेक्ट्रॉन इला। और कई बार जो है इस तरह जब मार्जिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोल जो क्षेत्र है, जो इलेक्शन होते हैं, उनमें भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के खिलाफ या सरकार के सपोर्ट में वोट डालने आएंगे। उन्हें पता होगा वो गुस्सा और जो जितना भी सरकार के प्रति है वो निकालेंगे वहाँ। In the recent year, economic policy of the government has become a very important issue। अब सरकार की देखो, सरकार भी ये नहीं होती, वो भी पार्टिसिपेशन करवाना चाहती है, वो भी चुनी हुई होती है, लोगों की डेवलपमेंट करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। कोई सरकार जानबूझकर ऐसी पॉलिसी और प्लान नहीं बनाएंगे जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को हानि पहुंचाए, ऐसा कोई मकसद नहीं होता। या आप दिमाग से निकाल दो कि कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह से डिजाइन की जाएगी जिससे लोगों का अहित हो। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों का अहित वो नहीं करना चाहती, लेकिन उसे डेवलपमेंट के जो काम करने होते हैं उससे लोग ये मान लेते हैं या लोगों को का अहित हो जाता है। मान लो रेलवे ट्रैक बिछाना है, सरकार चाहती है रेलवे ट्रैक बिछाना क्योंकि लोगों की समस्या दूर हो जाएगी, सफ़र के घंटे कम होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन तो एक्वायर करनी पड़ेगी, शायद वो उस बात को ये लगाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और अब जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं वो बड़ा इशू बन गई है। कॉन्सेंस हैज़ एमराइज्ड अमंग द पोलिटिकल पार्टी रिगार्डिंग these policies। However, marginal social group have been deprived of benefit by these economic policies and both political party and media have not paid adequate attention to। देखो, हर political party को पता है अगर आप जो भी गवर्नमेंट बैठी है वो डेवलपमेंट तो करेगी और कल आपकी सरकार आएगी, आपको भी डेवलपमेंट करना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां इसमें ज़्यादा सा इंटरेस्ट नहीं लेती, मीडिया भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है ना। लेकिन इससे ये है पॉपुलर मूवमेंट से कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी तय करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, बेनिफिट ये सोचे कि बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलना चाहिए जो इससे इफेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। पॉपुलर मूवमेंट आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, देयरफॉर नो ऑप्शन बट टू एजिटेट ऑन द इशू, ठीक है। ओवरऑल पिक्चर अबाउट पॉपुलर मूवमेंट, ये थोड़ी सी और लाइन है वो पढ़ लेते हैं। मूवमेंट आर नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिव असर्टेशन और रैली एंड प्रोटेस्ट। मूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर दिया, धरने दे दिए, रैलीज निकाल दी। इट आर ए ग्रेजुअल कमिंग टुगेदर टू पीपल विद सिमिलर डिमांड, प्रॉब्लम एंड एक्सपेक्टेशन। इससे ज़्यादा ये क्या है कि लोगों का साथ आना, उन लोगों का साथ आना जिनकी एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, एक जैसी डिमांड है
और वो एक जैसी उम्मीदें भी रखते हैं सरकार से। दिस मूवमेंट इवन मेक द पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड द एक्सपेक्टेशन दे कैन हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और ये जो मूवमेंट होते हैं, लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में। इससे राइट्स को देना एक अलग बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अवेयर नहीं होंगे वह अपने जो हित है उनका, जो राइट्स हैं उनका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, बचा भी नहीं पाएंगे उनको। सोशल मूवमेंट इन इंडिया हैव बीन एजुकेटेड, ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट हो गए। इकोनॉमिक इन सोशल मूवमेंट भी होते हैं, जैसे डोगरी के खिलाफ मूवमेंट चलाना, या जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उनके लिए, बाल विवाह के लिए। ऐसे लोग सोशली एजुकेटेड करते हैं लोगों को कि आप एजुकेशन प्राप्त करो, मतलब जागरूक करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आपको ये नहीं करना चाहिए। एजुकेटेड विच कैन हेल्प इन द एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी रेदर देन डिस्टोरेशन। और ये चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए हेल्पफुल होती हैं। एजुकेटेड होते हैं पीपल, सामाजिक रूप से जो काम सरकार नहीं कर पाती कई बार कानून बना के भी, वो जागरूकता से कर देती है। इसी तरह का जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी तो इसी तरह प्रयोग हुआ कि जैसे राजस्थान में थी मनरेगा प्रोग्राम में बहुत सारे जो लोग थे उनके कार्ड बने हुए थे। मनरेगा प्रोग्राम तो नहीं था वो, ये तो पहले की बात है। काम के बदले अनाज प्रोग्राम था, शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था वो, और बहुत सारे लोगों को इसके बदले कुछ मिला ही नहीं है। जो अधिकारी थे वो पता दे नहीं रहे थे कि क्या तुम्हारा जो अनाज आया था, जो पैसे आए थे वो कहाँ गए। तो ऐसे में एक मजदूर किसान यूनियन था वहाँ, उन्होंने आवाज़ उठाई इन लोगों के लिए और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया कि आप इंफॉर्मेशन दो हमें कि कब हमारी अटेंडेंस लगी हुई है, हमारा अंगूठा लगा हुआ, हाजिरी लगी हुई है, और हमारा पैसा गया कहाँ, कितने दिन में आ जाएगा, कहाँ से पैसा ऊपर से डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि करप्शन की बड़ी प्रॉब्लम रही है हमारे देश में। हम बहुत ही, हमारी रैंक जो है करप्शन इंडेक्स में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ख़राब है। हम करप्शन के मामले में 87वें नंबर पे हैं। 87 का मतलब पता है, समझते हो ना? मतलब क्लीन जो है वो 1 है, 2 नंबर क्लीन है, 3 नंबर क्लीन है, लेकिन हम इतने पीछे हैं, हम क्लीन नहीं हैं। In spite of being popular, the impact of this movement on the nature of public policy seem to be restricted. इसके बावजूद भी, पॉपुलर मूवमेंट के बावजूद भी, जो पब्लिक पॉलिसी होती है जिन्हें सरकार बनाती है, अभी तक इनका प्रभाव बहुत कम है। दिस इज मोस्टली बिकॉज दिस मूवमेंट फोकस ऑन ए सिंगल इशू और रिप्रेजेंट द, क्योंकि ये क्या है, ये कई बार क्या होता है, ये सिंगल इशू के लिए होती है। मान लो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सिंगल इशू था, ये तो नहीं कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएं जो इससे इफेक्ट ही नहीं हो रहे। तो जैसे ही वो सिंगल इशू कमजोर पड़ता है या उसका सोल्यूशन हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और खत्म होने के बाद जैसे 2013 में एंटी करप्शन मूवमेंट चला, लोगों की सहमति बहुत थी इसके प्रति, लेकिन जब जैसे ही लोकपाल बिल ला दिया, उसके बाद आज तक लोकपाल बिल जो है एक्ट बन गया था, कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं किया। उसके बाद कोई भी मूवमेंट हुआ ही नहीं इंडिया में उसको लेकर दोबारा से। तो इस तरह से बहुत, एक बार तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं चलते। मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा सदी का 2005 में ये एक्ट आया। हमारी इस सदी का 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ी देन इंडियन डेमोक्रेसी को ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। देखो बहुत सारे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सरकार में से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, ऑफिसर जो घूस लेते हैं उनको जेलों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों ने इनके खिलाफ RTI भी लगाई। बड़े बड़े घोटाले सामने आए, पंचायतों के द्वारा किए हुए, जिला पार्षदों के द्वारा किए हुए, या जो IAS ऑफिसर हैं उनके द्वारा किए हुए घोटाले लोगों ने सामने क्रिएट किए। बट जो घोटाले करते हैं ना, उनकी लॉबी बहुत बड़ी होती है, उनकी पहुंच बहुत होती है, उनके कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट थे, समाज सेवी थे, उनकी हत्या कर दी गई है।
ठीक है ना। क्यों क्यों उन्हें लगता है कि वो बदनाम हो जाएंगे और सबके नाम आएंगे, मंत्री संतरी जो भी इनमें इन्वॉल्व है, तो उनको मरवा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी डेथ हुई है। The right to information is a recent example of the movement that succeeded in getting the state to accept a major demand. Right to information आज का सबसे बड़ा एक ऐसी डिमांड थी जो लोगों की जो एक्सेप्ट की गई। ये एक एनजीओ था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, इस संगठन का नाम रखना, राजस्थान में था। मूवमेंट विच, और वो मूवमेंट किसके लिए था, ये रहो, मूवमेंट विच बिगेन इन 1990 में डिमांडेड रिकॉर्ड ऑफ फैमिन रिलीफ वर्क। अकाल पड़ा था, उसके लिए काम के बदले रिलीफ मिल रहा था, पैसे या जो भी भोजन मिल रहा था, एंड अकाउंट ऑफ लेबर्स, और लेबर्स जो हैं वहाँ मजदूर जो हैं वो लगे हुए थे। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि 30-35 साल हो गए हैं उस बात को, 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले स्थिति और भी खराब थी भारत में भ्रष्टाचार को लेकर। राजीव गांधी ने उस टाइम कहा था कि हम 1 रुपया अगर जनता खाते में डालते हैं तो 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं। तो एक प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहा तो वो समझ सकते हो आप कितनी बुरी स्थिति थी। तो इस तरह से लोग काम में लगे हुए थे और उनको कुछ उनके बदले मिलना था। द इशू आज फर्स्ट वाज टाइम रेज्ड इन भीम तहसील। भीम तहसील में ये इशू उठा, एंड इज एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड रीजन ऑफ द, राजस्थान का सबसे बैकवर्ड एरिया है। 1990 में राजस्थान पूरा ही बैकवर्ड था, लेकिन भीम तहसील उससे भी बैकवर्ड है। आप बीकानेर वगैरह की अगर आप वीडियो वगैरह देखो तो आज भी लोग वहाँ बहुत ही कम सुविधाओं के साथ जीवन जीते हैं। द विलेजर्स शोड देयर राइट टू इंफॉर्मेशन बाय डिमांडिंग फॉर कॉपीज ऑफ बिल एंड वाउचर्स एंड नेम ऑफ पर्सन ऑन द muster rolls who have given ways for the construction of schools, dispensaries, small dams and community center। इन चीजों का निर्माण हुआ, काम उनसे ले लिया, लेकिन जो बिल वाउचर होते हैं पे करने के, पैसे पे करने के, वो दिखाई नहीं रहे थे। ऑन पेपर एज ऑल सच प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन कंप्लीटेड, सारे पेपर में। और दूसरी बात, जो निर्माण कार्य होने थे ना, डैम बनने थे, स्कूल डिस्पेंसरी बननी थी, वो कागजों में तो बन गई, लेकिन प्रोजेक्ट कहीं था ही नहीं। मान लो आपके गांव में डिस्पेंसरी बन गई, वो कागज लिख के भेज दिए कि भाई डिस्पेंसरी बन गई, जैसे ही चेकिंग वाले आए डिस्पेंसरी नहीं बनी। एक बार राजस्थान के ही एक बता रहे थे जो इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे कि हमने चेकिंग की एनजीओ की तरफ से थे, तो उन्होंने पहले हमें स्कूल दिखाया कि ये जी डिस्पेंसरी है, तो कहा कि ठीक है ये डिस्पेंसरी है, तो हमें ये जो पशुओं का हॉस्पिटल आपके गांव में आना था वो दिखाओ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारे गांव का जीप में चक्कर कटवाया और डिस्पेंसरी का के एक मंजिल पे नीचे डिस्पेंसरी लिख दी और ऊपर पशुओं का हॉस्पिटल का बोर्ड टांग दिया। मतलब एक रेडिकुलस थिंग है कि आप नीचे डिस्पेंसरी बना रहे, ऊपर पशु कैसे चढ़ेंगे। इस तरह की घटनाएं वहां हुई हैं। तो कागजों में ये चीजें हो गई, लेकिन बनी नहीं है। तो इट वॉज वेल नोन बाय द विलेजर दैट देयर हैव बीन ए ग्रोस मिस प्रिपोर्शन ऑफ फंड्स। और विलेजर को पता चल गया कि जो भी फंड आया था वो सारा ही इधर उधर कर दिया गया, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इन 1994 एंड 96 एक बात और बताऊँ, आज राजस्थान सबसे क्लीन स्टेट्स में आता है। वहाँ नौकरियों में भी क्लीन साफ है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, डेवलपमेंट काम भी बहुत सारे अच्छे हो रहे हैं वहाँ। तो राजस्थान अब इसके बाद भ्रष्टाचार से मुक्त तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद वो हरियाणा पंजाब से अच्छी स्थिति में है। काफ़ी अधिकार उन्होंने जिला परिषदों पंचायतों को दिए हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने सेक्रेटरीट में लगाया हुआ। वहाँ ये तक है कि ये सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी 15 दिन में। मान लो आपको बिजली कनेक्शन चाहिए तो कि हर बोर्ड में लगा हुआ है बैनर बाहर कि ये कर्मचारी हैं, ये 15 दिन में
अगर आप मीटर लगवाना चाहते तो ये कर्मचारी है और ये 15 दिन में करेगा। 15 दिन में अगर इसने नहीं किया तो सैलरी कटनी शुरू हो जाएगी। वहाँ इस तरह के बड़े अच्छे कानून अब बने हुए हैं। 1994 से लेकर 96 तक ये मजदूर किसान संगठन था जो ऑर्गेनाइज जन सुनवाई ऑन पब्लिक हियरिंग वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंडेम्ड टू टेल इट्स स्टैंड इन द पब्लिक हियरिंग शुरू कर दी, जन सुनवाई की आओ यहाँ पब्लिक में बताओ कि कहाँ आपने ये चीज़ें बनवाई हैं, और जो लोग इसके लिए लाइबल थे, जो बनवाने के लिए जिम्मेदार थे, उनको बुलाया गया कि बताओ आपने ये चीज़ें कहाँ बनाई। The movement gained a small success. An amendment was forced in Rajasthan Panchayati Raj Act to permit the people to procure certified copy of document held by panchayats. अब जो मूवमेंट है पंचायत ये रंग लेके आया राजस्थान में। पंचायती राज एक्ट एक सरकार ने बनाया और वहाँ की सरकार ने, और उसमें कहा कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आपने लोगों की, लोग सर्टिफाई करेंगे कि क्या हमारे देश हमारे गांव में ये चीज़ें बनी है या नहीं है। द पंचायत इवन हैड टू उसके बाद पंचायत हैज इवन हैड टू पब्लिश ए बोर्ड ऑन ए न्यूज़पेपर द बजट अकाउंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज एंड बेनिफिशरीज। और पंचायत जो है एक बोर्ड बनाएगी, उस पर लिखे जाएगी कि इस बजट कितना था, इस साल पैसे कितने आए, उसका अकाउंट क्या है, ये कहाँ कहाँ खर्च हुए, पॉलिसी क्या थी और इसके लाभार्थी कौन थे, मतलब कहाँ कहाँ ये चीज़ें बनी। 1996 में मजदूर किसान यूनियन ने एक नेशनल काउंसिल बनाई और उसने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मिलना ही चाहिए। दिल्ली में उन्होंने डिमांड शुरू की और उनका एक रंग लेकर आई ये चीज़ें। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जो एक सूचना मंत्री थे अरुण शौरी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। उस कमीशन के अंडर एक आरटीआई एक्ट लेके आए वो 2002 में, लेकिन ये थोड़ा सा वीक था। 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो सबसे पहले जो ये काम था ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो ये था, कुछ और मूवमेंट के बारे में भी आप नेट से सर्च कर सकते हो अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेनी है। लेटेस्ट जो कहीं पर भी इस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं तो आप उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।